वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद लाइन। गाइस, इस वीडियो में आपको पर्यावरण यानी ईवीएस के वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आज तक यूपी टेट, सी टेट, यहाँ तक कि सुपर टेट में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है एनवायरनर शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी एंड फ्रेंच। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, फ्रेंच से लिया गया है। अब हम एनवायरनर शब्द के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसका पहला ज्ञात प्रयोग क्लाइकल द्वारा जर्मन शब्द उमजे बंग के अर्थ को फ्रांसीसी में व्यक्त करने के लिए किया गया था। एंड अगर हम पर्यावरण की डेफिनेशन देख लेते हैं, आई थिंक हर किसी को पता होगी, फिर भी इन शॉर्ट कहें तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से घेरे हुए। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 4 जून, 5 जून, 15 जून या 26 जून को। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, 5 जून को मनाया जाता है। अब हम पर्यावरण दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि इसका आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस है एंड इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। एंड पॉइंट वी नोटेड, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये रेड में जो दिख रहा है ना लाइन आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृत, मकान, सड़कें, पूजा स्थल। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि एनवायरनमेंट में ही ये सब आते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ओके, एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या 1 दिसंबर को। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम वन महोत्सव दिवस के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि 1950 से वन महोत्सव दिवस हर साल जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ओके, एंड पहली बार 1950 में पर्यावरण मंत्री रफ़ीक अहमद किदवई के जरिए मनाया गया था। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, 1950 में पर्यावरण मंत्री द्वारा। ठीक है, उनका नाम याद कर लेना। एंड हमारा पांचवा क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून या 15 जून से 21 जून तक। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अब हम वन्य जीव सप्ताह के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सर्वप्रथम 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। एंड प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड हमारा 6 क्वेश्चन है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, रियो डी जेनेरियो में। ओके, तो हम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के 172, कई किताबों में आपको 178 देश भी मिलेंगे, देशों ने मिलकर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। हाल ही में 2021 में नई दिल्ली में ये पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया है, तो इसको याद कर लेना। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा 7वां क्वेश्चन है संरक्षण हेतु अप्पिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन चलाया गया था। अब हम अप्पिको आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि उत्तर का चिपको आंदोलन दक्षिण में अप्पिको आंदोलन के रूप में उभर के सामने आया। एंड पर्यावरण संबंधी जागरूकता का ये आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चला, 38 दिनों तक, ये नोट कर लेना। ठीक है, एंड हमारा 8वां क्वेश्चन है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, 1973 को चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हम चिपको आंदोलन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन का एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। एंड यह भारत के उत्तराखंड राज्य में, तब उत्तर प्रदेश का ये भाग था, किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए चलाया था। ओके, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एंड चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी, यह स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था।
ओके, हमारा 9वां क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला अथवा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमारा बी ऑप्शन सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। चिपको आंदोलन ये चला था। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य चक्र, श्रृंखला, क्रिया, खाद्य जल या बायोमास का पिरामिड। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, खाद्य जाल। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन है, खाद्य जाल श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय, उभय दिशीय। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, एक दिशीय होती है, एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि खाद्य श्रृंखला में एक पोफड़ स्तर से दूसरे पोफड़ स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। प्रत्येक पोफड़ स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की 10% हानि हो जाती है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशीय होता है तथा उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता। ओके, एंड हमारा 12वां क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, हमारे पास 4 ऑप्शन है, वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, सूर्य का प्रकाश परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो हम परितंत्र के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पौधों द्वारा ही संपादित किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा जाल से भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। ये बात आप समझ गए होंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। तो हमारा इसमें से सेकंड ऑप्शन सही है, समुद्र। समुद्र के अंदर पारिस्थितिक तंत्र मतलब काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, और पारिस्थितिक तंत्र वहीं होता है जहाँ बहुत सी चीज़ें एक साथ मिलके रहती हैं या एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ता है। ओके, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है। ओके, एंड सेकेंड, A.G. टेंसले ने सन 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ये पॉइंट 2 हैं जो नोट कर लेना, इनको अच्छे हैं। ओके, एंड हमारा 14वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। पारिस्थितिक तंत्र अभी हमने पढ़ा था जिसमें बहुत से जीव मिलके एक साथ रहते हैं। ओके, तो वो सिर्फ तालाब में हो सकता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, तालाब। एंड तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में हम देखते हैं कि तालाब के अंदर एक खाद्य जाल होता है। ओके, जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तीनों शामिल होते हैं और खाद्य श्रृंखला को पूरा करते हैं। मतलब एक सर्कल होता है जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों शामिल होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, वही पारिस्थितिक तंत्र होता है। ओके, तो वो तालाब में हो सकता है, वायु, जल, मृदा में नहीं। ठीक है, एंड उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि तालाब के अंदर पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण है, जलीय पिस्सू को छोटी मछली अपना भोजन बना लेती है और छोटी मछली को बड़ी मछली को बगुला अपना भोजन बना लेता है। इसी तरह तालाब का पारिस्थितिक तंत्र चलता रहता है, यही तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र होता है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो जैविक पर्यावरण में हमारा उपरोक्त सभी शामिल होते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक एंड अपघटक। ठीक है, एंड इसके बारे में कुछ जान लेते हैं जैविक पर्यावरण के बारे में, जैसे कि जैविक पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज के साथ साथ जलवायु और सौर ऊर्जा भी शामिल होती है। ये जैविक पर्यावरण के बारे में। ओके, तो उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक इसमें तीनों शामिल होते हैं। एंड जो प्रकृति के निर्जीव या अजैविक भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैविक या प्रकृति के सजीव भाग पौधों, जानवरों और रोगाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये बात समझ गए ना आप। ठीक है, हमारा 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजैविक घटक है पादप, मृदा, वायु एंड जल। अजैविक, तो हमारा इसमें से सेकंड ऑप्शन सही है, मृदा।
तो हम जैविक घटक एंड अजैविक घटक जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव एंड मनुष्य आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत हमारे आते हैं ताप एवं प्रकाश, मृदा, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृत आज सभी आते हैं। ठीक है, हमारा 18वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10% नियम दिया किसने? लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बैकमैन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही है, लिंडमैन द्वारा 10% का नियम दिया गया था। ये 10% का नियम होता क्या है देख लेते हैं। लिंडमैन ने परितंत्र में ऊर्जा स्तर का 10% नियम प्रतिपादित किया। खाद्य श्रृंखला में एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरण होता है। यही 10% का नियम था। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना उसको अच्छे से। हमारा 19वां क्वेश्चन है, एक पोफड़ स्तर से दूसरे पोफड़ स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो अभी हम पीछे देख चुके हैं, फिर भी इसका डी ऑप्शन सही है, 10%। 10%, ठीक है। एक पोफड़ स्तर से दूसरे पोफड़ स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो सिर्फ 10%। हमारा 20वां क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है उल्टा, सीधा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ओके, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड, जैसे ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यह एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है और प्रत्येक पोफड़ स्तर पर ऊर्जा का कुछ ना कुछ क्षय अवश्य होता है। ठीक है।